एक और चीज़ जो मुझे इंडिया में नज़र आती है, हम लोग कंजम्पशन इकोनॉमी। कुछ एक आप स्ट्रैटेजीज बताएं जिससे कि अपन इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके नए देखिए, मैं आपको अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ, जो मेरी एक स्ट्रैटेजी है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग इस स्ट्रैटेजी पे काम करते होंगे। ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या रहता है, वो अच्छे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अंदर ही पैसा लगाते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें अलग माइंडसेट रखता हूँ। मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मैं इस तरह के स्टॉक निकालता हूँ जो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं दे रहे बाजार के अंदर। ओके जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, सैमसंग है, सैमसंग बाजार में प्रोडक्ट दे रहे हैं। इस तरह से एलजी है, वर्लपूल है, ये सब के सब अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं बाजार के अंदर। तो इन सब के अंदर कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है और आपको कभी नहीं पता कि कौन सा ब्रांड ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, उसको ट्रैक करना भी मुश्किल है। मैं से बोलता हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो है, या ऐसी कंपनियों को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो फिर वो पीछे से कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहे हैं। जैसे आपने डिक्सन का नाम अभी लिया था, डिक्सन के अंदर क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, मोस्टली इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है वो डिक्सन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है। तो रादर देन कि मैं सीधा उस स्टॉक पे जाऊँ, एलजी के स्टॉक पे जाऊँ या इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक है इसके ऊपर जाऊँ, मैं डिक्सन पे जाऊँगा। कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करे, वो कहीं ना कहीं अपने जो प्रोडक्शन है वो वहीं से करवाएगी, डिक्सन से करवाएगी। तो मैं क्यों बिना मतलब कंपटीशन में करूँ। और उसके अंदर भी मान लीजिए स्केल वाला एक प्रॉब्लम है। जैसे डिक्सन ने आज जो सेटअप लगा रखा है, ये एक नई कंपनी के लिए लगाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट उनको मिल रहा है। इतने बड़े फैक्ट्री सेटअप है कि आज कोई भी ब्रांड उनको अपनी गाइडलाइन दे तो वो हफ्ते 10 दिन के अंदर उनको वो बना के दे सकते हैं। तो ये सेटअप दूसरी इंडस्ट्री के लिए लगाना बड़ा मुश्किल काम है। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा सर्विस सेक्टर की मैं बात करूँ तो जैसे हमारे ब्रोकिंग एग्जाम्पल लीजिए, चाहे आप आज कुछ टाइम पहले आप देखें जीरोधा नंबर 1 थी, अब ग्रो कंपनी नंबर 1 हो गई। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंपनियां ऊपर आई। तो कल को इनके शेयर मान लीजिए लिस्टेड होते तो मैं इन शेयर में पैसा नहीं लगाता। मैं देखता इनको पीछे बैकएंड पे सपोर्ट कौन है। बैकएंड पे एक्सचेंजेस हैं और डिपॉजिटरी है। जैसे सीडीएसएल में बोलता हूँ, सीडीएसएल इन सबको सर्विस दे रही है, डिपॉजिटरी सर्विस दे रही है, जो कि इन सबको इन्हीं से लेनी पड़ेगी। और ऊपर से सीडीएसएल की मोनोपोली भी है। तो रादर देन कि मैं इन स्टॉक्स में इक्विटी मार्केट के अंदर ब्रोकर पे पैसा लगाऊं, मैं इन पे पैसा लगाऊंगा कि मार्केट में कोई भी टॉप पे रहे, पीछे बैकएंड पे इनका सपोर्ट चाहिए ही चाहिएगा। इनकी जो अर्निंग है वो हिलने वाली नहीं है। अभी बीएससी ने भी बहुत अच्छा ऐसे, क्योंकि सभी एक्सचेंज पे तो आना ही आना है। बिल्कुल, कोई भी ट्रेड अगर किसी भी ब्रोकर के पास हो रहा है तो वो एक्सचेंजेस के पास आएगा। तो मैं सीडीएसएल में लगा सकता हूँ, एनएससी बीएससी इस तरह के स्टॉक्स में पैसा लगाऊंगा रादर देन कि मैं किसी ब्रोकर के ऊपर पैसा लगाऊं। तो ये मेरी एक स्ट्रेटजी है कि आप जो डायरेक्टली प्रोडक्ट दे रहे हैं उनकी बजाय ऐसी कंपनी पे जाए जो उनको पीछे से सपोर्ट दे रही है, जिनका बिजनेस स्टेबल है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको स्टॉक मार्केट का फ्यूचर यहाँ से, अभी जैसे ऊपर से एक करेक्शन भी है, यहाँ से क्या लगता है, और स्पेशली ट्रम्प के विन के बाद में आपको क्या लगता है? देखिए, स्टॉक मार्केट लगातार कंटिन्यूसली रैली कर रहा था। पिछले कोविड के बाद में मंदी का दौर मेरे ख्याल से हमने नहीं देखा। इस मार्केट में सभी अपने आप को एक्सपर्ट इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि मंदी आई नहीं अभी तक। एक छोटा सा करेक्शन 5-7% का आएगा तो वो मंदी नहीं है। तो मंदी का दौर अभी तक नहीं है। तो ये अवेटेड था कि 4 साल से लगातार तेजी बहुत खतरनाक हो रही थी बाजार के लिए। तो मैं, शायद आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो, तो जुलाई के अंदर मैंने बोला था कि अभी आप रुक जाइए, आप कोई नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। पुरानी इन्वेस्टमेंट में खत्म करने के लिए कभी नहीं बोलता, क्योंकि मार्केट का बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पुरानी इन्वेस्टमेंट पड़ी रहनी चाहिए। नई इन्वेस्टमेंट के अंदर कम से कम आप वेट कर लीजिए। तो वो अब आप देखेंगे तो पीक से अभी सारे स्टॉक 20 से 30% डाउन हो गए। कई तो सर 50% तक करेक्शन दिखा दिए। पीएसयू स्टॉक्स वगैरह ने तो 50% तक करेक्शन दिखाया है। तो वो टाइम था मार्केट के अंदर वेट करने का। और ये जो करेक्शन है मेरे ख्याल से 10% ऑलरेडी आ चुकी है। और 10% में उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे टेंटेटिवली एक और दिखना चाहिए। 10% का एक आइडियल इतना आना चाहिए बाजार में। जो ऑब्वियसली ऊपर से टॉप से 20% एक हेल्दी करेक्शन है। और ये जो करेक्शन होगा ये बहुत बाजार को बूस्ट करेगा, मतलब हेल्दी करेगा बाजार को। अगले 4-5 सालों के लिए बाजार एक तैयार हो जाएगा एक अच्छी बड़ी तेजी के लिए। अब जो ट्रंप की आपने बात की, ट्रंप के आने के बाद में इंडिया में मैं मान के चलता हूँ कि इससे काफी फर्क पड़ेगा। रीजन क्या है कि ट्रंप प्रो अमेरिकन है। तो इसके हमें दो एंगल से इसको देख सकते हैं। ट्रंप के आने से एक तो जो नुकसान होगा, सबसे पहले वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो प्रो अमेरिकन है तो कहीं ना कहीं उसका जो कोशिश रहेगी कि लोकल जो सर्विस सेक्टर है उनको बूस्ट करे। बाहर की कंपनियों से, जैसे बीपीओ कंपनीज होती हैं, आईटी सेक्टर है, इनसे सर्विस ना लेके वो लोकल ऐसी कंपनियों को प्रमोट करें जो कि उसका रिप्लेसमेंट बन सके। तो ये हमें नुकसान जरूर देखना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं जो प्योरली इंडियन कंपनियां हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रही हैं यूएस के अंदर, उनकी कोशिश ये रहेगी अगर मैं ये प्रोडक्ट बना सकता हूँ तो लोकली बनाऊं, रादर देन कि मैं इंडिया से या चाइना से उसको इंपोर्ट करूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं आने वाले टाइम में। जो प्योरली एक्सपोर्ट कंपनियां हैं उनको, जो जिसकी यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं उनको आने वाले टाइम में नुकसान देखना पड़ सकता है। दूसरी बात, एक जो पॉजिटिव चीज़ जो इंडिया के लिए है वो सबसे बड़ी ये है कि इनकी जो ट्रंप की जो हमेशा से साइकोलॉजी रही है, कहीं ना कहीं ये
एंटी चाइना का एक फेस इनका सामने बिल्कुल, आता हाँ। है। और आप देखेंगे तो अभी इनकी रैलीज में भी काफी देखने को मिली। बिल्कुल इन्होंने यहाँ तो बोला कि मैं 30% तक टैरिफ बढ़ा दूंगा चाइना से जो बिल्कुल। प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो बेनिफिट मिलेगा फिर वो इंडिया को मिलेगा। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो कि हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि चाइना के ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो यूएस के अंदर इंपोर्ट हो रहे हैं, उनका फिर इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। अगर चाइना से नहीं करवाएंगे तो फिर सेकंड ऑप्शन जो आता है वो इंडिया ही है। तो वो एक जरूर इंडिया को बेनिफिट मिलेगा कि थोड़ा सा मोदी जी के साथ में भी अच्छे रिलेशन है ट्रंप के, और इसके अलावा थोड़ा सा इंडिया के साथ में भी आपने इनकी रैलीज में देखा होगा इंडिया के लिए उन्होंने 2-3 बार पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की जीत कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक फेवरेबल ज़्यादा साबित हो इंडिया के लिए ज्यादा। जी। तो और खास तौर पे फिर मैन्युफैक्चरिंग में ही ज्यादा इफेक्ट आएगा इसका। मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल। सर्विस तो देखिए ऐसी है कि आप सर्विस के अंदर तो आप लोकल लोगों को भी सभी सर्विस ले सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे बड़ी जो मैं मानता हूँ पैसा लगता है वो लगता है कहीं ना कहीं लेबर का। और बिल्कुल। लेबर इंडिया का और यूएस का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया जैसी सस्ती लेबर आपको मिल ही नहीं सकती, या इंडिया चाइना एशिया बोल हाँ। दीजिए आप। तो इतनी बड़ी लेबर होना और ऊपर से इतनी सस्ती होना, ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित होगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग तो मुझे लग रहा है इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। सर्विस में हाँ ये हो सकता है कि सर्विस में वहाँ लोकल जॉब क्रिएशन के हिसाब से जो सर्विस सेक्टर है उनको बोले कि नहीं इनके ऊपर टैरिफ बढ़ा दो ताकि लोकल लोगों को जॉब क्रिएशन हो। ओके। मेरे को एक चीज और बताओ यहाँ से, क्योंकि अब जैसे अपन यहाँ से नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो उनको अगले 10 साल के लिए कुछ ऐसे सेक्टर्स दो ना हमारे इन्वेस्टर्स को, जो आपको लगते हो कि यहाँ से ये जो सेक्टर्स हैं वो आगे अगले 10 इयर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। देखिए सेक्टर की जो बात है मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इन जनरल भी हम लोग बात करते हैं बिजनेस वही सबसे ज़्यादा डेवलप होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेन होगा। मतलब आपको सबसे ज़्यादा जो एक आम आदमी को जो प्रॉब्लम आ रही है वहीं पर बिजनेस छुपा होता है। तो मुझे अभी जो करंट के अंदर दिखाई दे रहा है ये पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि हर शहर के अंदर इस तरह रिपोर्ट आती है, खासकर दिल्ली एनसीआर और मुंबई रीजन के अंदर भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन देख लीजिए, वाटर पोल्यूशन आप देख लीजिए, किसी भी तरह का पोल्यूशन आप देख लीजिए, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बन रहे हैं। खासकर प्लास्टिक को रिप्लेस करना लोग चाह रहे हैं, डीजल को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, डीजल का यूज़ ना हो, प्लास्टिक का यूज़ ना हो, वाटर हमें क्लीन मिले, एयर क्लीन मिले। तो इससे रिलेटेड जो कंपनियां रिसर्च कर रही हैं और इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट बना रही हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां बाजार के अंदर हैं जो कि एक ग्रीन एनर्जी की तरफ काम कर रही हैं। चाहे वो आपने अभी रिसेंटली देखा सोलर वाले स्टॉक बहुत चले, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं उसमें डीजल का बहुत यूज़ है, तो कहीं ना कहीं उसको रिप्लेस करने के लिए एक सोलर पैनल का यूज़ हो रहा है। तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं जो ग्रीन एनर्जी को या रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें हम दोबारा यूज कर सकते हैं, वो एक बार यूज करके वेस्ट ना हो, तो ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी ये दो ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जो भी कंपनियां काम कर रही हैं इस तरह के सेक्टर के हम लोग पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि इनको गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है, कहीं ना कहीं सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट से, टैक्सेशन भी कम रहते हैं और अपॉर्चुनिटी बहुत है मार्केट के अंदर। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर मेरा फेवरेट सेक्टर है और इसके ऊपर पैसा लगा के हम लोग अगले 10, 15, 20 सालों के अंदर, ये लंबे टाइम के अंदर भी पैसा आप इसके अंदर लगा सकते हैं। दूसरा एक जो मुझे नजर आता है वो सेमीकंडक्टर का सेक्टर नजर आता है। सेमीकंडक्टर में आपने देखा होगा कि ताइवान और चाइना पे कहीं ना कहीं हम लोग डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल, तो वर्ल्ड पूरा है वही डिपेंडेंट है। तो वो एक तरह से फैक्ट्री बने पूरे वर्ल्ड के लिए, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ा इंपोर्ट जो हो रहा है वो सेमीकंडक्टर का हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेड डेफिसिट भी कहीं ना कहीं डाल रहा है, प्लस क्योंकि हम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया में मोदी जी आप देखें मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहे हैं, तो सबसे बड़े आप टॉप 10 आइटम निकालेंगे तो उसमें से एक सेमीकंडक्टर भी है। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इसको इंटरनेट डेवलप करें। आपने देखा होगा तो रिसेंटली अभी जो यूपी सरकार है उन्होंने एक लैंड अलॉट की है किसी कंपनी को कि आप इस पे रिसर्च सेंटर खोलिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की चाहे कोई भी कंपनी इसके अंदर जंप करे उसको फॉरेन कंपनी की कहीं ना कहीं हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं कि आप वो चिप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। चिप बनाने के बाद में भी दो चैलेंज है। पहली बात वो उतनी ड्यूरेबल है कि नहीं है, चिप की लाइफ उतनी है कि नहीं है, फिर दूसरी बात उसकी कॉस्ट उतनी है कि नहीं है। आप केवल मेक इन इंडिया कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे लोग डबल कॉस्ट पे भी वो चिप ले लेंगे, क्योंकि फॉरेन में जो सेक्टर में जो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। चाइना आप ताइवान में जाएंगे तो आप इतने बड़े बड़े सेटअप लगे हुए हैं जो कि सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। तो इतना बड़ा सेटअप लगाने के लिए आपको कहीं ना कहीं उतना पैसा चाहिए, उतना आपको एक्सपीरियंस चाहिए। पहले भी कुछ कंट्रियों ने इस तरह के ट्राई किया है, मुझे ध्यान आ रहा है थाईलैंड में इस तरह का एक बहुत बड़ा सेटअप लगा था, वो पूरी तरह से फेल हो गया था, पूरा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड था और पूरी तरह से फेल हो गया था। उसका रीज़न क्या है कि वो एक्सपर्टीज़ नहीं थी चिप बनाने की। आपने पैसा तो लगा दिया लेकिन वो एक्सपर्टीज नहीं है। इंडिया में हम लोग क्या समझदारी कर रहे हैं कि इंडियन जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं फॉरेन की जो इस्टेब्लिश्ड कंपनी है उनके साथ मिलकर ये सेटअप लगा रही है। तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि ठीक है जो भी कंपनी इस सेक्टर के अंदर पैसा लगा रही है उसमें हम लोग पैसा लगा सकते हैं।
इसके अलावा 2 सेक्टर और हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं इसमें। थर्ड जो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जैसे हमने अभी भी काफ़ी बात की, ये मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया आने वाले टाइम में चाइना को कहीं ना कहीं रिप्लेस करेगा। तो इससे रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, खासकर उसमें भी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो आप अगर कई कंपनियां उठा के देखेंगे तो वो 40-40, 50-50 कंट्रियों के अंदर अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है। तो ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं, खासकर फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, और इसके अंदर डिफेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डिफेंस में आप देखेंगे टॉप बिल्स में एक डिफेंस भी बहुत बड़ा सेक्टर है। तो उसको भी कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि हम उसको डिफेंस को इंटरनल प्रमोट करें। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में रिटर्न भी आपने देखी है, कैसे HAL जो कंपनी है, BEL कंपनी, किस लेवल का इनका। पहले सिर्फ अपन इंपोर्टर थे, हाँ, आज अपन एक्सपोर्टर हो गए। ये बहुत बड़ी बात बहुत हुई बड़ी है। बात है। हाँ, तो यही चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी अपॉर्चुनिटी है। अभी भी हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारा प्रोडक्ट हमने इंटरनल, कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट हम लोग अभी भी डिफेंस के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इन कंपनीज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये यहाँ से और मल्टीपल ग्रोथ हो सकती है। लास्ट एक मुझे जो मेरा जो फेवरेट सेक्टर है वो स्पेस रिसर्च का है। हाल ही के अंदर आपने देखा कि जो इसरो है उसने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। अब मेरा पर्सनल एक ओपिनियन इसके अंदर ये है कि चंद्रयान 3 से इतना फर्क नहीं पड़ता आपने वहां जगह ऐसे क्या न्यूज निकाले जिसका आप यूज करेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी एफिशिएंसी, हमने कितनी कॉस्ट के अंदर वहां पर मून के ऊपर लैंडिंग करवाई। और वो लैंडिंग कराना इतना आसान काम नहीं है। आपने देखा रशिया और दूसरी कंट्री है, बहुत बार उन्होंने ट्राई किया और वो फेल हो जाते हैं। तो हमारी कहीं ना कहीं ये जो काम करने का जो तरीका है, ये हमें प्रूव करता है कि हम लोग अब बहुत एक्सपर्ट हो गए, टॉप एक्सपर्ट के अंदर हो गए। मतलब हम लोग नासा को कॉम्पिटिट कर सकते हैं उस चीज़ के अंदर, स्पेस रिसर्च के अंदर, और कम कॉस्ट पे कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई प्रोजेक्ट नासा जो $1 बिलियन में करेगी, हम हो सकता है उसको 200 मिलियन में ही करते हैं। तो हम लोग 4-5 टाइम उनसे ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये स्पेस रिसर्च का जो सेक्टर है, आपको पता नहीं आइडिया है कि नहीं है, करीब 150 कंपनी ऐसी हैं जो कि इसरो को प्रोडक्ट सप्लाई करती है अलग अलग तरीके से, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी। तो ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करके हम इस तरह की कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं। आप चंद्रयान 3 में देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने इसरो को जो सर्विस प्रोवाइड की है। वहां से आइडेंटिफाई करके भी हम कुछ कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं। तो अगले 10 साल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फॉरेन के भी जो स्पेस लॉन्चिंग रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, शायद इंडिया को मिलने स्टार्ट हो जाए। जो अभी तक नासा को जाते थे वो हो सकता है कुछ इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो। मेनली आप कहना चाहेंगे तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो गया, हाँ जी, एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च वाला सेक्टर हो गया अपना वाला, बिल्कुल, और एक आप स्पेस, ये 3 सेक्टर मतलब आपको मोस्टली लग रहा है, और एक सेमीकंडक्टर, ये 3-4 सेक्टर मेरे टॉप सेक्टर हमेशा से। ये आपको लग रहा है कि अगले और 10 साल भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, 10-15 सालों तक ये चलने चाहिए सारे सेक्टर यहाँ से। बिल्कुल ठीक है।